प्यारे साथियों, जय हिंद। प्यारे साथियों, यदि आपको कल पेट का पेपर देना है तो यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको मैथ और रीजनिंग के पूरे 30 प्रश्नों को हल कराने वाला हूं। और ध्यान रहे, यह वीडियो आपके लिए और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि पिछली बार जो पेपर हुआ था उसके पहले शिफ्ट के आधार पर बाकी सभी शिफ्टों में गणित और रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए थे। इसीलिए यह वीडियो आपके लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं मैथ और रीजनिंग के जो ट्रिक, बेसिक आदि सारी चीजें हैं उसे मैं बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का, यानी यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के पहले शिफ्ट का सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल देखिए, रीजनिंग का दिया है। इसमें कोई निश्चित नहीं है कि कौन सा प्रश्न पहले है कौन सा प्रश्न बाद में है, तो मैंने मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को उठाकर पेपर से अपने डिजिटल बोर्ड पर रखा है, जिसे मैं हल कराने वाला हूं। पहला प्रश्न आपका रीजनिंग का दिया गया है और रीजनिंग में रैंकिंग टेस्ट से दिया गया है, क्रम परीक्षण से दिया गया है। तो ध्यान दीजिए क्या कहता है, 45 छात्रों की कक्षा में आयुष का रैंक है। 45 छात्रों की कक्षा में आयुष का रैंक दिया है। आयुष का रैंक क्या दिया गया है, ऊपर से 15वां, तो नीचे से आयुष की रैंक क्या होगी। देखिए 45 छात्र ऐसे बैठे हुए हैं 45 छात्र, और इसमें कुल 45 छात्र आपसे कहा है, कह रहा आयुष ऊपर से 15वां है, तो नीचे से क्या होगा उसका स्थान। मैं आपको बता दूं, पूरे 15 पहले आप घटा लेना तो बचेगा 30, यानी यहां से यहां कितने छात्र बैठे हैं 30, और नीचे से आयुष का स्थान क्या होगा, 30 के बाद एक 31वां स्थान होगा, सवाल का उत्तर होगा। इसी तरीके से और भी जब प्रश्न पूछे तो आप जरूर लगाइएगा। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न भी आपका रीजनिंग का है और यह भी बैठक व्यवस्था से है, क्रम परीक्षण से है, यानी रैंकिंग टेस्ट से है। देखिए सवाल क्या कहता है कि मुकेश सुरेश से लंबा है। मुकेश सुरेश से लंबा, तो आपको ऐसा लिखना, मुकेश सुरेश से लंबा है, ऊपर करने का मतलब लंबा है, और कह रहा है लेकिन राकेश से छोटा है। लेकिन मुकेश राकेश से छोटा है, राकेश को और ऊपर कर दिए तो मुकेश जो है राकेश से छोटा हो जाएगा। फिर कह रहा राकेश हरीश से लंबा है। राकेश हरीश से लंबा है, हरीश यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है। राकेश हरीश से लंबा है, लेकिन अमर से छोटा है। अमर से तो छोटा है राकेश, बात समझ गए। अब क्या कहता है, उनमें सबसे छोटा कौन है, तो भैया सबसे छोटा हरीश है, या तो कौन है, सुरेश है। अब ये कंफर्म नहीं हो सकता, अगर हरीश यहां होता तो सबसे छोटा सुरेश होता, अगर हरीश सबसे छोटा होता तो यही होता खुद सवाल का उत्तर। यानी इस प्रश्न में हम निर्धारित नहीं कर सकते सवाल का उत्तर होगा। ऐसे ही शॉर्टकट तरीके से आप हल करिएगा और सवाल का उत्तर दीजिएगा। कल का शिफ्ट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। 30 प्रश्नों में आप पक्का है 25 प्लस प्रश्न हल करके आएंगे। चलिए इस वीडियो को देखकर जरूर जाइएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपका है दंड आरेख से है। दंड आरेख, देखिए इसमें गणित के 4 ग्राफ दिए जाते हैं। पेट की परीक्षा में 2 ग्राफ कठिन होते हैं, यानी हार्ड होता है, और 2 ग्राफ आसान हो रहा है। इसी के आधार पर और सभी शिफ्टों में आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रहे। चलिए हम आपका पहला ये जो दंड चार्ट दिया, इसे कैसे हल करते हैं इसे देखते हैं। देखिए दंड चार्ट आपको देखना, अच्छे से बढ़िया से समझ लेना है ध्यान से। कह रहा है उत्पादों का अंकित मूल्य दिया गया है। देखिए यहाँ सेल फोन, कंप्यूटर, स्मार्ट वॉच और डाइनिंग टेबल और बुक रैंक दी गई है। ये सभी चीज का क्या दिया गया है, एमआरपी दिया है। एमआरपी मतलब अंकित मूल्य दिया गया, अंकित मूल्य मतलब छापा मूल्य दिया गया है। ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। पहला सवाल क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया, कहता है स्मार्ट वॉच और बुक रैंक का विक्रय मूल्य क्या दिया गया है, एसपी यानी सेलिंग प्राइस दिया गया है, 4:5 दिया गया। देखो कितना आसान सा सवाल दिया गया है। कह रहा है और स्मार्ट वॉच का क्रय मूल्य 4,800 रुपया है। स्मार्ट वॉच, ध्यान देना, ये स्मार्ट वॉच है, ये स्मार्ट वॉच है, और ये क्या है, बुक रैंक है।
बात समझ गए ना। इसका क्या दिया है, सीपी दिया है, सीपी बराबर कितना दिया गया है, 4800 रुपया दिया गया है। कह रहा है यदि दुकानदार स्मार्ट वॉच पर अंकित मूल्य का 10% लाभ कमाता है। अंकित मूल्य मतलब एमआरपी यानी छपा मूल्य, छपा मूल्य, छपा मूल्य कितना है, 4 यूनिट, आप समझ सकते हैं। तो कह रहा है दुकानदार द्वारा बुक रैंक पर दी जाने वाली छूट ज्ञात कीजिए। अब देखिए सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है भैया किसका, स्मार्ट वॉच का। स्मार्ट वॉच का सेलिंग प्राइस 6000 रुपया है। और देखो क्या कहता है कि अंकित मूल्य का 10% लाभ कमाता है। इस वीडियो में व्याख्या सहित मैं आपको बताने वाला हूं, ऐसा नहीं कि ये वाला टिक कर लो, ये वाला टिक कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वीडियो में सारी चीजें व्याख्या सहित मैं बताने वाला हूं, ध्यान रहे आपको। तो देखो कह रहा है यदि स्मार्ट वॉच पर उसके अंकित मूल्य का 10% लाभ मिलता है तो भैया 6000 का 10% कितना होगा, 600 रुपया होगा। 600 रुपया लाभ मिलता है। अब बताओ सीपी प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी होता है, एसपी होता है। तो 600 रुपया लाभ लेता है तो कुल कितना हो जाएगा, 8 6 14 5, यानी 5400 रुपये में उसे बेचा गया है। कितने में बेचा गया, 5400 रुपये में, 5400 रुपये में बेचा गया। अब आपको पता है 5400 रुपया बराबर सेलिंग प्राइस। कह रहा दुकानदार द्वारा बुक रैंक पर दी जाने वाली छूट क्या है। तो एक चीज और देख लो, ध्यान दो, ध्यान दो। आप पहले इसका जो है इसका सेलिंग प्राइस निकाल लोगे। ये दो है एमआरपी, ये है सीपी, सेलिंग प्राइस 54 निकाला है तो 54 यानी 4 यूनिट बराबर हम क्या लिख लें, 5400 के लिख लें। अब ध्यान रहे 1 यूनिट बराबर बटे में 4 के, और 5 यूनिट जैसे ही निकालोगे ये जो बुक रैंक है उसका एसपी आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो 4 एकन 4 1 5, 4 तिया 12 3, 4 तिया 12 2 14, 4 पंचे 20 1 0, गुणा कर लेना फटाक दे, 0 से 0, पंचम 25 के 5, 5 तिया 15, 15 2 17 के 7, 5 एकन 5 1 6, 6750 रुपया क्या है, ये है एसपी है, बुक रैंक का विक्रय मूल्य है। और कहता है बुक रैंक कितने में लिखा गया है, उस पर छापा गया है, तो 7000 छापा गया है। अब आप बता दो अगर 7000 रुपया छापा है और 6750 में बिक रहा है तो कितना रुपया छूट हुआ है भैया, 250 रुपया छूट हुआ है, 250 रुपया छूट हुआ है, यानी 250 रुपया छूट मिलने वाली है। अगला सवाल आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने होगा, इसी ग्राफ से है, इसी आरेख से है, इसी डंडा आरेख से है। देखिए कह रहा है डाइनिंग टेबल और बुक रैंक, क्या कहता है भैया, डाइनिंग टेबल और बुक रैंक के अंकित मूल्य का औसत ज्ञात कीजिए। औसत क्या है भैया, औसत क्या है, औसत ज्ञात कीजिए। तो कोई बात नहीं, औसत ज्ञात करते हैं। चलिए डाइनिंग टेबल क्या कहता है भैया, डाइनिंग टेबल कहता है, समझ कर चलिएगा, डाइनिंग टेबल और बुक रैंक के अंकित मूल्य का औसत। डाइनिंग टेबल कहां पर आप देखिए, यहां पर दिया गया है 10,000, डाइनिंग टेबल कितना है 10,000 रुपया, और बुक रैंक कितना है 7,000, तो 10 7 17,000 रुपया इनका योग हो गया, 17,000 रुपया योग हो गया। और औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर यानी एवरेज, यानी औसत बराबर योग बटे में संख्या यही होता है। अब बताओ इनमें कितनी संख्याएं हैं, डाइनिंग और बुक रैंक बराबर 2, 2 से भाग दे देना, 2 8 16 1 17, और 1 मतलब 10, 2 पंचे 10, यानी 8500 रुपया सवाल का उत्तर होगा, 8500 रुपया सवाल का उत्तर होगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, इसी में ध्यान दीजिएगा, इसी में अगला सवाल आपका है, कह रहा है यदि सेलफोन, क्या कहता भैया, यदि सेलफोन के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, ध्यान दीजिए आराम से, एकदम घबराइएगा नहीं, एकदम लगाइएगा आराम से, सब कुछ हो पाएगा। अभ्यास यदि आपका हो जाएगा तो सवाल बेटर हो पाएगा। देखिए सवाल क्या कहता है, कहता है यदि सेलफोन के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 3:4 है। तो सेलफोन आप देख पा रहे होंगे, सेलफोन कहां पर है भैया, सेलफोन यहां 8000 है, और यहां क्या दिया है, कह रहा ये एमआरपी है 8000, एमआरपी किसका, सेलफोन का, और यहां देखो
कह रहा क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। अच्छा ये बताओ, अगर 3:4 बराबर सीपी और एमआरपी है, देखो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य सीपी और ये एमआरपी है, एसपी नहीं एमआरपी है। अगर एमआरपी बराबर 4 यूनिट बराबर हम 8000 रखें तो 3 यूनिट बराबर यहीं से क्या आ जाएगा, 6000 आ जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, इतना अगर तेजी से करोगे, अभ्यास किए रहोगे तभी ये हो पाएगा। 4 यूनिट बराबर 8000 तो 3 यूनिट बराबर 3 यूनिट बराबर 4 यूनिट बराबर 8000 तो 3 यूनिट बराबर 6000। और कहता क्या है कि यदि लाभ 1200 रुपया है दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ 1200 रुपया है। लाभ कितना भैया, 1200 रुपया। 1200 रुपया यहाँ जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा भैया, यहाँ हो जाएगा 7200 रुपया हो जाएगा, 7200 रुपया हो जाएगा। यानी ये एसपी 7200 हो गया है, इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया है, 7200 रुपया हो गया भैया। विक्रय मूल्य कितना हुआ है, टोटल 7200 रुपये में बेचा जा रहा है। तो कह रहा तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट ज्ञात कीजिए। 8000 रुपया छापा है, 7200 में बेच रहा है, तो कितना छोड़ रहा है, 800 रुपया छोड़ रहा है। कितना छोड़ रहा भैया, 800 रुपया छोड़ रहा है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है, कह रहा है डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य। देखिए हम समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल, आप समझिए केवल, और कल का पेपर जरूर आप अच्छे से करके आइएगा। आज समझिए, कल का पेपर बिल्कुल केवल एक बार इस वीडियो को देखना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चलिए देखिए, कह रहा है कि डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य क्या है, 5। डाइनिंग टेबल है कहां, यहां पर। अब देखो 10,000 बराबर हम 5 यूनिट रख सकते हैं, 5 यूनिट बराबर 10,000, तो बताओ 4 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 4 यूनिट बराबर 8000 आएगा। सीधा सा सिंपल सा फंडा है भैया। यानी विक्रय मूल्य 8000 है और एमआरपी कितना है, 10,000 है। कह रहा यदि दुकानदार को 25% लाभ मिलता है, यानी क्या भैया, ये 8000 किसके बराबर है, ये 25% लाभ प्लस करके है, यानी 8000 किसके बराबर है, 125% के बराबर है। तो कह रहा उसका क्रय मूल्य, तो देखो 125% बराबर 8000 के, 1% बराबर 125 के, और 100 से जैसे गुणा कर दोगे इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। और देखो 25 पंच 125, 25 चौका 100 और 4 5 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 16 5 80 और 16 चौका 64 के साथ ये वाला 2 जीरो लगाकर 6400, ये वाला 2 जीरो लगाकर उस डाइनिंग टेबल का सीपी यानी क्रय मूल्य ज्ञात कर लोगे। एकदम आसान है भैया, एकदम अभ्यास कर लोगे तो ये सवाल आपका लग जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या कहता भैया। 19 के बाद आपका सवाल आता है, क्वेश्चन नंबर 20 आता है। चलिए क्वेश्चन 20 नंबर देखते हैं क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 20 कहता है, देखो कितना आसान सा सवाल, इसे आप बेसिक लगाओ चाहे ट्रिक लगाओ, मैंने आपको अपनी क्लास में जो आपकी ऑफलाइन क्लास चलती है उसमें इसके लिए ट्रिक बताया है, एकदम बहुत अच्छा सा ट्रिक है। देखो कह रहे यदि कंप्यूटर, अगर इस सवाल को आप ग्राफ से नहीं लगाओगे तब भी सेकंडों में लग जाएगा। कैसे लगेगा, ध्यान देना। कह रहा यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो भैया 20% अधिक है मतलब बढ़ाकर है, और दुकानदार कंप्यूटर के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, तो माइनस छूट कर देना। एक सूत्र में बताऊंगा, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। यह यूनिक सूत्र है, इसका प्रयोग कई बार हो जाता, कई जगहों पर होता है, इसलिए इसका प्रयोग जरूर करें। अब देखिए प्लस माइनस के चक्कर यहाँ माइनस होगा, 20 गुणे में 15 बटे में क्या हो गया 100। अब देखो यहाँ 20 पंचे 100, 5 तिया 15 और माइनस 15 माइनस 3 माइनस 18, यानी 20 माइनस 18 बराबर 2% का लाभ होगा। सवाल का उत्तर हो जाएगा। ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी, तो बिल्कुल नोट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, हमारी मेहनत ताकि जायज जाए। बस हमारा उद्देश्य है कि आपको समझ में आ जाए और कल का पेपर आपका अच्छा हो जाए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, ये तो आसान सेट था, यह आसान ग्राफ था। अगला ग्राफ थोड़ा कठिन है, आपको समझना, इसमें कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन भी हम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं करेंगे। ध्यान रहे, आप ध्यान से पढ़िए और लगाइए। देखिए चलिए, देखिए सवाल को आप देखना है, पहले ये वाला देखते हैं आप ग्राफ। देखिए ग्राफ में आपके पास सवाल कुछ इस प्रकार से, इसको मैं थोड़ा सा और सेट कर देता हूं, अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आपकी साड़ी अलग कर देता हूं। ये तो है, अभी ये कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता ना तो और खतरनाक हो जाता, क्योंकि ग्राफ एक दूसरे सेट में, दूसरे पेज में, और जो है क्वेश्चन दूसरे पेज में।
अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। निम्नलिखित तालिका एक निश्चित वर्ष में 5 विभिन्न किसानों द्वारा उत्पादित फसलों की कुल संख्या क्विंटल में दर्शाती है, यानी क्विंटल में दर्शाती है। एक क्विंटल में कितना किलो होता है आपको पता होना चाहिए, तो 100 किलो होता है भैया। एक क्विंटल में कितना किलोग्राम होता है, तो 100 किलोग्राम होता है। अब देखोगे आपको मैं बता दूं ये पहला सवाल क्या कहता है, पहला सवाल आप देख लेंगे ध्यान से। पहला सवाल आपके पास है, कह रहा सभी किसानों, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि सभी किसानों द्वारा उत्पादित कुल सरसों और गेहूं के बीज अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भैया सभी किसानों द्वारा उत्पादित कुल सरसों और गेहूं के बीज का अनुपात ज्ञात करना है। किसका किसका, सरसों और गेहूं। सरसों सभी किसान द्वारा, सरसों यहां जोड़कर आपको लाना है और गेहूं यहां जोड़कर लाना है, तो इसे आपको जोड़ना है। अब जितना आसानी से आप जोड़ पाएंगे, जितनी जल्दी जोड़ पाएंगे या जैसे भी सवाल को लगा पाएंगे आपके ऊपर है भैया, जितना जल्दी जोड़ पाएंगे ये आपके ऊपर है। तो चलिए देखिए यहां पर जोड़कर मैंने सारी चीजें रखी थी, फिलहाल कोई बात नहीं, मैं फिर से आपको जोड़कर दिखाता हूं, ध्यान दीजिए। चलिए सरसों का जोड़ेंगे आप तो देखिए 0 0 0 0 सब में 0 बन गया, ऐसे अलग से नहीं लिखेंगे 0 0। अब देखिए 8 2 10 10 6 16 4 20 1 21 21 7 28 के 8 हासिल आए 2 2 यहाँ चढ़ा दीजिएगा। फिर देखते हैं 7 7 7 6 13 13 13 और 13 5 18 18 और 18 2 20 9 29 के 9 हासिल आए, फिर भैया 2 और 2 1 3 3980 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3980, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा कहीं पर मुझे लगता है कुछ। चलिए देखते हैं तो हाँ 6 5 11 6 5 11 11 6 17 और 17 और 10 27, यहाँ पर भैया 7 होगा, यानी 3970। ठीक है ना। अब गेहूं के उत्पादन में आप जोड़ लेंगे, 0 0 कर लेंगे। देखिए आपका आ जाएगा 0 0 0 0 0 जुड़ गया सब, और आ जाएंगे 4 और 3 2 5 5 10 4 14 14 के 4 हासिल जो है 1 आ गया। अब देखेंगे 4 3 7 7 और 7 6 4 10 3 13 13 13 8 है, 13 7 20 1 21 21 1 22 22 6 28, यानी 284। कितना हो जाएगा 284 0 284 0, बिल्कुल। और इन्हें अनुपात में लाना है तो ध्यान दीजिए। अब आपको करना क्या है, जब आपने जोड़ लिया तो देखिए 3970 अनुपाते में 2840, 0 से 0 कट गया और सवाल का उत्तर हो जाएगा 397 अनुपाते 284, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात समझ गए ना, ये हो गया। अब देखिए ये प्रश्न हो गया, इसको लगाना है। इसके बाद का अगला सवाल आपका देता है, क्या देता है, कहता है ध्यान दीजिएगा, कहता है कि सभी दिए गए किसानों, अब देखिए खतरनाक सवाल है, ये कैलकुलेशन है, घबराने की जरूरत नहीं, आराम से करिएगा, घबराना नहीं है, घबराना नहीं बिल्कुल। कह रहा सभी दिए गए किसानों द्वारा उत्पादित राई और जई के औसत बीज अंतर ज्ञात कीजिए। क्या क्या देना है, राई और जई, राई का भी जोड़ना है और किसका, जई का, इन दोनों को जोड़ना है। चलो ये जोड़ने वाला सवाल ही है, क्या करोगे, तो जोड़ना ही पड़ेगा। चलिए जोड़ते हैं इसमें। तो आप देखिएगा 6 4 10 10 7 17 17 और 4 21, यानी 2100 हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए तो 8 4 12 12 6 18 18 और 5 23 23 2100 उधर था और 230 है यहाँ पर, तो कुल मिलाकर हो जाएगा 2 3 3 0 हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया, राई हो गया। फिर उसके बाद जई के बारे में जोड़ना भैया, 3 1 4 2 6 2 8 3 11 1100 ये हो गया। और देखेंगे तो 8 2 10 10 और 10 10 8 18 18 4 22 5 27, 1100 वहां था, 2700 यहाँ हो गया, तो 1370 होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया, 1370 होना चाहिए, तो 1370 है बिल्कुल। अब देखिए कह रहा है इनमें अंतर बताना है। क्या बताना है, अंतर ध्यान दीजिएगा क्या है, देखिए औसत के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहले इनका अंतर आप कर लो, इनका अंतर कर लो। अंतर क्या हो जाएगा इनका, 2330 और है आपका 1370। इनको घटा लेना, इनको घटा लेना, इनको घटा लेना, 0 0 आ गया यहाँ पर, 13 में से 7 गए 7 6 13 और यहाँ पर आ गया 12 में से 3 गए 9 3 12, ये हो गया। इसके बाद आपको भाग देना, किससे भाग देना है, 1 2 3 4 5 से भाग देना है। तब 5 1 5 है 4 9
5 9 45, 1 46, 5 दूनी 10 यानी 192। 192 औसत सवाल का उत्तर। एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, घबरा गए तो जो डर गया सो मर गया, जो डर गया सो मर गया। एकदम कैलकुलेशन वाला सवाल है, तो क्या करना है, हल करना है। चलिए अगला सवाल आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। कह रहा तेजा द्वारा उत्पादित औसत फसलें कितनी है। तेजा के द्वारा जो उत्पादित फसल है वो कितनी है, उसका औसत आपको बताना है। तो भैया तेजा की फसल आपको निकालना होगा। तेजा की फसलें निकालिए और क्या करिएगा, 1 2 3 4 5 से भाग। तेजा को देखिए कहां पर भैया, तेजा, इनको जोड़िएगा। चलिए इनको जोड़ते हैं। तो 6 6 12 12 और 12 7 12 7 19 19 1 20 1 22 और 22 5 27 27 तो ये हो गया। और इसके बाद 5 5 10 10 5 15 और 15 और 6 दूनी 12 15 12 कितना हो गया भाई, 27 यानी 270। चलिए 0 7 7 और 2 किससे भाग करना है, 5 से। तो पंचम 25 2 27, फिर आ जाएगा 27, पंचम 25 2 27। उसके बाद जो है कुछ मिस्टेक हुआ तेजा का जोड़ने का, तो ध्यान देना तेजा का 2870 आएगा, 2870 आएगा भैया, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया। जोड़ने का सवाल है, ध्यान दीजिएगा, 2870 आएगा, जोड़ लीजिएगा। 7 2 9, कुछ मिस्टेक है, देखते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 0 0 0 0 0 0, चलो हम जोड़ देते हैं फिर से, आपको थोड़ा जल्दी हो गया, कोई बात नहीं। 0 हो गया 5 6 11 11 5 17 17 और 17 6 23 23 5 28 के 8, फिर 28 आ रहा है, फिर आ रहा तेजा का। ठीक है भैया, कुछ गड़बड़ हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है। 2870 आना चाहिए तेजा का, ठीक है ना, कुछ मिस्टेक दिख नहीं रहा, तो 2870 आप करेंगे। 2870 को भाग देंगे किससे, 1 2 3 4 5 से। तो पंचम 25 2 27 है ना, 2 पंचम 25 3 28, पंचम 25 3 28 हुआ कि नहीं हुआ, 2870। ठीक है, पंचम 25 3 28, 5 7 35 2 70 37 और 5 चौके 20 यानी 574 दिए गए प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें अगला सवाल क्या कहता है, किस किसान ने तीसरी सबसे कम फसलें उगाई। अब ये लो सवाल और खतरनाक है, यानी सबको जोड़ना है, सबको जोड़ना है और ध्यान देना है। 2870 का तेजा का है, इसको आपको नोट करना है। 2870 तेजा का है, नोट कर लो। 2870 कितना भैया तेजा का है, 2870 तेजा का है। और रोशन के लिए अगर देखोगे तो 3100 है, रोशन के लिए आप जोड़ोगे तो 3100 है। और प्रभाकर के लिए अगर जोड़ोगे तो प्रभाकर का 2280 है, मैंने जोड़ा है, 2280 है। और भार्गव ने कुल 3190 जो है उत्पादन किया है, और कृष्णा ने 2690। अब बताओ इसमें 2690 कह रहा है, 2690। अब कह रहा कि इसमें किस किसान ने तीसरी सबसे कम फसलें उगाई। तो देखो तीसरी सबसे कम, सबसे ज्यादा कौन है भैया, 3190, उसके बाद 3100 है, फिर उसके बाद है 2800। तेजा ने तीसरी सबसे कम फसलें उगाई, या सबसे कम के हिसाब से चलोगे तब भी आ जाएगा। सबसे कम फसल कौन है, तो 2280, फिर 2690, तब यही तीसरी तब भी आ जाएगा दोनों तरफ से, क्योंकि 5 लोग हैं, इधर से भी लेने पर तीसरा आएगा, तो तेजा सवाल का उत्तर। ये बात समझ में आ जाएगा। चलिए 37 के बाद अगला सवाल इसमें है, 37 के बाद तेजा के बाद 37 1 38 है अगला सवाल, आप देखेंगे। इसमें एक क्वेश्चन और भी है, एक क्वेश्चन और है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन और कहाँ है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और कुछ इस प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि रोशन, क्या कहता है, रोशन द्वारा उत्पादित कुल फसलें। अभी आपने रोशन के द्वारा उत्पादित कुल फसलें निकाला, रोशन ने कुल कितनी फसलें उत्पादित की है ये आप बताओगे। तो रोशन ने कुल कितनी फसलें उगाई हैं आप देख लो। रोशन ने कुल 3100 फसलें उगाई हैं, 3100 रोशन के द्वारा कुल उत्पादित फसलें। कह रहा भार्गव के द्वारा उत्पादित कुल फसलें, भार्गव ने कितना 3190 फसलें उगाई हैं, 3190 फसल उगाई है, 3190। और कह रहा है कि का लगभग कितना प्रतिशत है, तो गुणे में 100 कर लीजिए, सवाल का उत्तर हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ 3100 के साथ 3 0 और बटे में 319, ये समथिंग 97 प्लस जा रहा है, तो सवाल का उत्तर हो जाएगा। नियर अबाउट 100 के जा रहा है, तो इसमें कौन सा नियर अबाउट 100 है, तो यही है, सवाल का उत्तर हो जाएगा। ये रहे आपके 5 सवाल यहाँ से।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मन से बढ़िया से चाहे तो स्पीड में फास्ट में करके इसे देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। अगला सवाल आपका रीजनिंग का है, तो देखिए रीजनिंग का सवाल है, कह रहा है एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा। किसने कहा भैया? महिला ने कहा। किसका परिचय देते हुए? पुरुष का परिचय देते हुए। पुरुष का परिचय देते हुए क्या कहा? कहा उसकी माँ मेरे पिता की। भाई उसकी माँ, उसकी जो माँ है, उसकी माँ है मेरे पिता की इकलौती बेटी है, यानी मेरे पिता की इकलौती बेटी यानी वही महिला। यानी रिलेशन क्या बना? ये जो माँ है इसकी माँ है, पुरुष की माँ है, वो महिला के पिता की इकलौती बेटी है, यानी ये दोनों सेम है। तो पुरुष का महिला से क्या संबंध है? पुरुष का यानी पुरुष क्या लगता है महिला का? तो भैया बेटवा लगेगा। क्या लगेगा? बेटा लगेगा, पुत्र लगेगा, सन है। क्या है? सन है, सवाल का उत्तर है। रक्त संबंध से संबंधित सवाल था। अगला सवाल तो बहुत ही खतरनाक सवाल है, लेकिन मैं इसे आपको समझाता हूं। इसे आपको लगाने के लिए पहले इस ग्राफ को अच्छे से समझना होगा। ग्राफ में देखिए क्या दिया गया है। ग्राफ में कुछ और बातें कही हैं। कंपनी में दो अलग अलग विभाग फाइनेंस और मार्केटिंग है, यानी इस कंपनी में दो विभाग हैं, एक फाइनेंस और एक मार्केटिंग है। अब ध्यान देना, इस फाइनेंस और मार्केटिंग में आपको कुछ चीजें समझ कर चलनी है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि कर्मचारी 2000 हैं, पुरुष 60 हैं इस 2000 में, तो यहां आप आंकड़ा निकाल लोगे। अगर 60 पुरुष हैं तो 2000 का 60% कितना होगा भैया? तो 6 दूनी 1200 पुरुष हैं, तो 800 क्या है? महिलाएं हैं। पुरुष कितने हैं? पुरुष 800। ये आंकड़ा आप निकाल लोगे तब ये सवाल लगेगा। पहले इस आंकड़े को निकालो, और महिला कितनी हो गई भैया? अब ये बताओगे, अगर पुरुष 60 है तो महिलाएं 800 है। अगर 75% 2400 का 75% कितना बनेगा? तो 6 चौके 24, यानी 6 त्रिक 1800। 1800 कहां पर? बी में, 1800 बी में, और ए में कितना? 1200। 1800 पुरुष हैं तो 18 6 24 यानी 600 महिला है। फिर देखिए सी में बात करेंगे तो सी में पुरुषों की संख्या 50 है, यानी 900 है, और महिला भी 900 हो जाएंगी। और डी में कुल 75% पुरुष हैं, यानी 24, तो 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 नहीं, 9 नहीं भैया 2800 का 75% निकालेंगे तो 7 चौक 28, बिल्कुल 7 त्रिक 2100 पुरुष हैं, तो 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 700 महिलाएं हैं। एक बात और ध्यान देना है, कह रहा है फाइनेंस विभाग में कर्मचारियों का प्रतिशत जो है 70% है, तो 30% कर्मचारी कहां पर भैया? 30% कर्मचारी जो है, क्या दिया था भैया? हाँ, 30% कर्मचारी आपके एक फाइनेंस है और एक क्या है? एक मार्केटिंग विभाग में। 30% कर्मचारी मार्केटिंग विभाग में है। अच्छा ये एक बात और बता दो मुझे, ये बातें क्लियर हो जाएंगी। 70% कर्मचारी कहां पर हैं? 70 कुल कर्मचारियों का 70%, 7 त्रिक 2100 ये निकाल लो आप। 2100 अगर फाइनेंस में है, किसमें? फाइनेंस में। मैं एफ लिख देता हूं, ठीक है ना, समझ में आना चाहिए। एफ मैं लिख दे रहा हूं। तो मार्केटिंग में कितने हो जाएंगे? तो 7 दूनी 1400। 1400 अगर फाइनेंस में है, 1400 फाइनेंस में है, तो 14 6 20 यानी 600 मार्केटिंग में होंगे। अगला देखोगे 50% यानी 2400 का आधा 1200 अगर फाइनेंस में है तो 12 और 1200, तो 1200 उसमें भी मार्केटिंग में हो। फाइनेंस में 1200 तो 1200 मार्केटिंग में। फिर देखो 60% तो 18 छक्का 108 यानी 1080 पुरुष, या 1080 कर्मचारी फाइनेंस में है, तो मार्केटिंग में कितने कर्मचारी? तो 720 होंगे। फिर देखोगे 50% यानी 2800 का 50% 1400 यहाँ, 1400 यहाँ, ये दोनों आंकड़ा ये नया एक आंकड़ा निकालना पड़ा। ग्राफ पिछली बार भी एक ऐसा ग्राफ आया था, कठिन आया था, जिसे समझना था। एक ग्राफ फिर से मैं बता दिया। चलो अब देखो सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल क्या कहता है? पहला सवाल इसमें क्या कहा है? सभी कंपनियों में पुरुष कर्मचारियों का औसत संख्या क्या है? तो भैया पुरुष कर्मचारी तो निकाल दिए हमने, इनको जोड़ लो। तो 12 18 30 और 30 20 50 10 60, यानी कुल कितने कर्मचारी? 60 के साथ कितना जीरो? 2 जीरो। और औसत निकालना है तो 4 कंपनी है, 4 से भाग दो 1500। सवाल का उत्तर 5 सेकंड में आ जाएगा। चलिए अगला सवाल इसमें देखते हैं। इसमें अगला सवाल आपका क्या कहता है? अगला सवाल इसमें है, बिल्कुल अगला सवाल आपका इसमें है, अगला देखिए सभी विभाग में। अब देखिए 46 के बाद क्वेश्चन नंबर 47 आता है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा।
कहता है सभी टॉप कहता है सभी कर्मचारियों में मार्केटिंग विभाग में पुरुष और महिलाओं कर्मचारियों के बीच अंतर क्या है। सभी कंपनियों में मार्केटिंग विभाग, भैया मार्केटिंग विभाग का कोई डाटा यहाँ नहीं स्पष्ट है। स्पष्ट ना होने के नाते इस सवाल का उत्तर होगा निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि महिला और पुरुष का अनुपात देना है। मार्केटिंग विभाग में देखो ये दिया है, मार्केटिंग विभाग में 600 लोग हैं, लेकिन इसमें पुरुष और महिला नहीं दिया गया है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल आप देखेंगे, अगला सवाल 47 के बाद 48 आता है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि सी, देखिए हर एक सवाल नहीं निर्धारित आ सकता है। कहता है सी में फाइनेंस विभाग में, अच्छा ये बताओ सी में कितने लोग हैं कुल सी में कुल 1800 हैं, 900 पुरुष 900 महिलाएं हैं। 900 पुरुष और 900 महिलाएं ये निकाला गया है। और 1080 जो है फाइनेंस विभाग में, तो सी में फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारी कितना है, 1080 है। कह रहा संख्या डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो यहां से हम लगा सकते हैं मार्केटिंग में डी विभाग में कुल कितना लोग है, 1400 लोग हैं, तो 1400 लिखिए। और एक चीज ध्यान दीजिए, सी विभाग में पुरुष कर्मचारी निकालना, तो भैया ये 1080 का पुरुष देखो जरा, यहां देखो पुरुष दिया है। फाइनेंस विभाग में पुरुष और महिला का अनुपात दिया, तो सी विभाग का फाइनेंस में देखो 5 पुरुष है 4 महिला है, तो 4/5 4 9 लिखोगे आप। भाई महिला देखो क्या दिया है, सी फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारी 5 लिखना, कोई बात नहीं। सी फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारी, तो कुल कर्मचारी कितना है 1080। कितना कर्मचारी भैया 1080 फाइनेंस में, इसमें पुरुष कितना है सी में 5/5 4 9 पुरुष है कह रहा है। और डी में मार्केटिंग विभाग में, तो डी में मार्केटिंग विभाग में कुल कितने लोग हैं, 1400 लोग हैं। 1400 का कितना प्रतिशत है, तो गुणा 100 करके सवाल का उत्तर लाना। 2 0 से 2 0, 9 1 का 9, 1 10, 9 दूनी 18, ये 0 हो जाएगा। 2 7 14, 2 6 12 और 60 6 5 300, 300/7, तो 7 चौक 28, 2 30, 2 मतलब 20, 7 3 21, समथिंग 43% दिए गए प्रश्न का उत्तर होगा। लेकिन इस सारणी को एक अलग से सारणी बनानी पड़ेगी, तब जाके ये सवाल आपका लग सकता है। 48 के बाद आपका अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन आता है, इसी ग्राफ से है। इसे देखेंगे आप, इसे देखेंगे तो इस ग्राफ से सवाल आपका अगला क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्या दिया है, तो भैया वो सीट हाँ देखिए क्या रहा है 49, डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों में पुरुष महिला की कुल संख्या का अनुपात क्या है। तो देखिए ध्यान दीजिए, डी में हम मार्केटिंग विभाग में कर्मचारियों की महिला और पुरुष की संख्या नहीं ज्ञात कर सकते, इसलिए कंफर्म नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं सवाल का उत्तर दिया जाएगा। अगला सवाल, इसमें एक सवाल और रह गया है, 49 नंबर क्वेश्चन नंबर 49 है। 49 के बाद 50वां रह गया। देखो 50वां क्वेश्चन नंबर क्या है, कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 50 आपका ध्यान से देखिए, कह रहा सभी कंपनियों में फाइनेंस विभाग में महिला कर्मचारियों की औसत संख्या क्या। फाइनेंस में निकालना है, तो फाइनेंस में कुल कितने लोग हैं 1400। देखो लगा सकते हो 1400 का कितनी महिला है, तो 3 महिला है, और कुल कितने लोग हैं 7, तो 3 बटे में क्या रखने हैं 7, 7 दूनी 14, 3 दूनी 600, 600 लोग आ गया। 600 क्या आ गया भैया, महिला आ गया फाइनेंस पहली कंपनी में। दूसरी कंपनी में कुल कितना 1200 फाइनेंस में है, 1200 में महिला कितनी है 1/4, 1200 का 1/4, 1/4, 4 तिया 12 यानी 300 महिला है। फिर अगला है कुल 1080 में महिला कितना है 4, 1080 में महिला है 4/5 4 9, तो 9 1 का 9 दूनी 18, 0 12 चौक 48 यानी 480 महिला है। अगला भैया 1400 में 5, ऐसे लगाना पड़ेगा ये सर, 1400 में 5 महिला बटे में 9 5 14, 14 से 14 खत्म होगा, 500 महिला यहाँ आ जाएगा। जोड़ लेंगे, देखो 0 और 8 और 5 4 9, 9 6 15, 15 3 18, ये सही हो गया, बात समझ में आ गया। 0 8 5 4 9 और 9 दूनी 18। अब किससे भाग करना है 4 से, तो 4 चौके 16, 2 18, 4 7 28 यानी 470 दिए गए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये बात समझ में आ जाएगा ना।
कुल 50 क्वेश्चन ये वाले हो गए। तो आपको मैंने यहां तक करा दिया। अभी अगला सवाल आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 54 नंबर आ जाता है। 54 नंबर, क्वेश्चन 54 देखिए गणित का सवाल है, ये गणित का है, मैथ का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? मैथ का है। देखिए कह रहा है कौन सा बड़ा है, रूट 45 बड़ा है या फिर रूट 49 माइनस 1 बड़ा है। तो ध्यान दीजिए भैया, 49 का वर्गमूल क्या होगा? 7 माइनस 1, तो ये बराबर हो गया 6। और यहां पर आप देखेंगे 45 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 का 36, 36 9 45, 9 मतलब 900 हो जाएगा, यानी समथिंग 6 प्लस 6 दशमलव प्लस आएगा। तो बड़ा कौन सा होगा? रूट 45 सवाल का उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन देखिए, ये पाई चार्ट और सारणी दोनों मिलाकर दिया था, लेकिन आसान सवाल था, इसे भी हम लोग हल करेंगे। पहला सवाल देखिए क्या दिया है, पहला क्या है? मई में, देखो क्या है, कितना अच्छा सा सवाल दिया है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, एकदम आराम से आप देखिएगा। पहला सवाल है, मई में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या। मई में निर्मित, अब देखो ये मई है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल है, और जनवरी में, फरवरी में, मार्च, ये व्हील कुर्सी है और क्या है? ऑफिस कुर्सी है। पहला व्हील कुर्सी है और दूसरा ऑफिस कुर्सी है। बात समझ गए ना? अब देखो क्या कहता है मई में, तो मई में, अच्छा ऊपर देखो दिया कुल 5000 कुर्सियां हैं, चलो 5000 कुर्सी मई में, और मई में व्हील कुर्सी 5000 में, मई में कुल कितना कुर्सी है? मई यहाँ देखो 25%, 25 मतलब 1/4 लगा सकते हो, 1/4 लगा सकते हो, या आपकी मर्जी 25/100 लगा लो, मर्जी आपकी। और मई में यहां आओगे, मई में क्या कहता है? व्हील कुर्सी। व्हील कुर्सी कितनी है भैया? 3, और 3/3 2 5 मई कुर्सियों, मई में व्हील कुर्सियों की संख्या आ गया। और जनवरी में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या के, तो फिर से लिखो 5000 5000। और जनवरी देखो जरा, जनवरी में कुल कितना है? 27% है। और इसमें देखो ऑफिस कुर्सियां कितनी हैं जनवरी में? तो 1 है, और बटे में क्या लगना है? 3, 2 1 3। अब देखो 100 से 100 कट गया, 5 से 5 कट गया, 5 5 25 हो गया, 3 9 27 हो गया, 3 3 9 हो गया, 5:3 रह गया सवाल का उत्तर। अनुपात वाले सवाल बहुत आसान होते हैं, इन्हें काटना बहुत आसान होता है, जल्दी से लग जाता है। 5:3 दिए गए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो बोलो बात समझ में आ जाएगा ना? चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 57 के बाद 58 आता है। क्वेश्चन नंबर 58 आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58, ठीक बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 58 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 आपका है, सारे सवाल हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखो क्या कह रहा, अप्रैल में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या। अप्रैल में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या, तो देखो अप्रैल में 5000 का 10% कितना आएगा भैया? 5000 का 10% 500 आएगा। अप्रैल में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या, तो 5000 का 500 का, अप्रैल में ऑफिस कुर्सियां कितनी है? 1 बटे में कुल 2, यानी 250 कुर्सी आएगा। ऑफिस कुर्सी कितना आएगा? 250 आएगा। कह रहा फरवरी और अप्रैल में निर्मित कुर्सियों की, फरवरी और अप्रैल में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या के बीच अंतर फरवरी और कौन सा भैया? फरवरी और अप्रैल, फरवरी और अप्रैल में दोनों का अंतर कितना आएगा? 10%। इनका भी 10% आएगा, तो 500 का 10%, 5000 का 10% 500 आएगा। 500 के अंतर का प्रतिशत कितना है? तो भैया 500 बटे में आएगा और गुणे में क्या आ जाएगा? 100। अब देखोगे तो 2 0 से 2 0 खत्म, 5 5 25, यानी मुझे लगता है समथिंग 50% सवाल का उत्तर आ जाएगा। कितना आएगा भैया? 50% सवाल का उत्तर। एकदम फटाक दे लग गया। क्या चाहिए बताइए? कुछ नहीं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है? अगला क्या कहता है? यदि, है ना, 58 के बाद क्वेश्चन नंबर 58 था, क्वेश्चन नंबर 58 बिल्कुल, 58 के बाद 59 आ जाते हैं। 59, क्वेश्चन नंबर 59। देखिए ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है, बस इसे आपको समझना, आसानी से लग जाएगा, लेकिन समझने के ऊपर लग जाएगा। समझ जाओगे तो सवाल लगा ले जाओगे, और नहीं समझ पाओगे तो सवाल नहीं लगेगा। बात समझ गए ना? समझ गए तो सवाल लग गया। चलो हम लगाते हैं। कह रहा है यदि जून में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या, तो जून में कुल 5000 कुर्सियां हैं, 5000 कुर्सियां, और जून में कुल कितना है भैया? जून, अभी जून दिया नहीं है, तो चलो हम लिख लेते हैं जून में निर्मित कुर्सियां, जून में निर्मित व्हील कुर्सियां हैं, ध्यान दीजिए जून संख्या। मार्च में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या का, मार्च में कुल कितनी कुर्सियां हैं? 5000 का कितना प्रतिशत निकालेंगे? मार्च में देखेंगे तो मार्च में कुल 18%, 18 बटे में 100। मार्च में निर्मित
कुल व्हील कुर्सियां, अभी 18% और मार्च में व्हील कुर्सियां कौन है, व्हील ये है और ये ऑफिस है, तो 4 बटे में 5 4 9 ये का 5/8 है। लो बहुत खतरनाक सवाल, 5/8 है, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 दूनी 18, 2 चौके 8 से 8 खत्म, 5 पचे 25, ठीक है ना, 5 पचे 25 यानी 250 कुर्सियां, ठीक है। जून में निर्मित कुर्सियों की संख्या कितनी है, 250, और कौन सी कुर्सियां, व्हील कुर्सियां। अगला डाटा दिया, मई के बाद आता है जून, ठीक है ना, क्लियर है ना। फिर क्या कहता है, मार्च और जून में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात। अब देखो मार्च और जून में, जून में ये देखो व्हील कुर्सियां हैं और ये क्या है, ऑफिस कुर्सियां निकलने वाला है। मार्च में कुल कितना भैया, 5000 है, 5000 का 18%, देखो 5000 का मार्च और जून में निर्मित ऑफिस कुर्सियां, तो भैया मार्च में कुल 18% कुर्सियां उत्पादित की गई हैं, और इसमें ऑफिस कुर्सियां कितनी है, मार्च में ऑफिस कुर्सियां ये वाली हैं, 5/5 4 9, 5/9, ठीक है ना, ये ऑफिस कुर्सियां हैं, ठीक है ना। तो अब इसको जरा हल कर लेना, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, पचे 500 कुर्सियां। अब ये अनुपात 5:500, 5 यूनिट बराबर 500, तो 3 यूनिट बराबर 300। पूछा क्या है, तो जून में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या, तो 200 कौन सी कुर्सियां भाई, व्हील कुर्सियां, और ऑफिस कुर्सियां 300, तो 3 2 500, 550 कुर्सियां सवाल का उत्तर हो जाएगा, एकदम सेट है आराम से। 58 59 के बाद चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर, क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, ध्यान दीजिए, सारे सवाल आप लगा सकते हैं, बस धैर्य से लगाइएगा वरना सवाल नहीं लगेगा, ध्यान रहे, पेपर है, इमरजेंसी में गलत हो जाता है। कह रहा जनवरी में निर्मित कुल कुर्सियों में से 20% कुर्सियां नहीं बिकी, तो कुल कितनी कुर्सियां आपको याद हो गया, 5000, और जनवरी में जरा देख लेना कुल 27% कुर्सियां हैं, और इसमें 20% कुर्सियां नहीं बिकी हैं, तो मैंने हल कर लिया, 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 दूनी 10 यानी 270 कुर्सियां नहीं बिकी, जाने दो कोई बात नहीं। कह रहा यदि जनवरी में नहीं बिकी गई कुर्सियां, नहीं बिकी गई ऑफिस कुर्सियों की संख्या और व्हील कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5:4 है, तो भैया 5 4 9 यूनिट बराबर 270 के रखोगे, तो 9 त्रिक 27 यानी 1 यूनिट बराबर 3 के, और 3 पचे 15 यानी 150 कुर्सियां, और 3 चौक 12 यानी 120 कुर्सियां। ये कौन सी कुर्सियां हैं, जनवरी में नहीं बेची गई ऑफिस कुर्सी हैं, और ये कौन सी हैं, व्हील कुर्सी हैं। कह रहा तो जनवरी में बेची गई व्हील कुर्सियों की संख्या ज्ञात कीजिए, जो बेची गई कुर्सियां। अच्छा ये बताओ कुल 5000 कुर्सियां थी, इसमें जनवरी में कुल कितनी कुर्सियां हैं, जनवरी में कुल कितनी कुर्सियां, 27% है कि नहीं है, 2700 में जीरो करोगे तो 27। अभी रुको, जनवरी में बेची गई व्हील कुर्सियों की संख्या, तो पहले व्हील कुर्सियों की संख्या निकाल लो, व्हील कुर्सियां कुल कितनी है, 2, और 2/3, तो 3 9 27 और 2 5 दूनी 10 9 900 कुर्सियां हैं, कौन सी कुर्सियां, व्हील कुर्सियां, और जबकि 120 नहीं बिकी हैं, तो बचेंगे कितना, 900 में से 120 घटेगा, तो 900 में से 120 घटेगा तो 780 आना चाहिए, 780 कुर्सियां जो है बेची गई। कितना आसान सा सवाल। अगला सवाल 60 के बाद आता है अपना 61 आता है, बहुत आसान है, सबको मेहनत से लगाना है, आपको आसानी से लग जाएगा। कह रहा है कि फरवरी में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या, तो फरवरी में निर्मित कुल भैया 5000 आपको याद हो गया होगा, फरवरी में जरा देख लेना कुल 20% कुर्सियां हैं, 20% कुर्सियां हैं। फरवरी में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या, अब फरवरी में व्हील कुर्सियां कौन सी, पहली वाली हैं, तो 7/7 3 10 होता है, 7 3 10 हो जाएगा। अब देखो व्हील कुर्सी, देखो फरवरी में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या ये हो गया, अप्रैल में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या के बीच अंतर कितना है, तो -5000 अप्रैल का डाटा देखो, अप्रैल का डाटा क्या है भैया, अप्रैल का डाटा पहले यहां देखोगे, 5000 का 10% निकालोगे, और इसमें कौन सी कुर्सियां, व्हील कुर्सियां, तो अप्रैल में व्हील कुर्सियां 1/2 लगाना, समझ गए ना। मुझे लगता है ये समझ में आ जाएगा आपको। अंतर बताना है तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 दूनी 10 सते 70 यानी 700 हो जाएगा, और यहाँ देखो 2 जीरो से 2 जीरो गया, और 5 दूनी 10 और 2 पंचे 10,
और पंचम 25, पंचम 25 मतलब 250। अब 700 में से 250 घटेगा तो आएगा क्या, 450 सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी 450 कुर्सियों का अंतर रहा। ये बात समझ गए ना, 61 क्वेश्चन हो गया। तो मुझे लगता है ये ग्राफ भी आपका क्लियर होता है, ये ग्राफ भी आपका क्या होता है, क्लियर होता है। अब चलते हैं हम अगले ओर, अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है यहां से 64, क्वेश्चन नंबर 64। कितना आसान सा सवाल है, जरा देखिएगा। 2994 डिवाइड बाई 145 बराबर 172 है, ऐसे दिया गया है। और आपसे पूछा है कि 29.94 बटे में 1.45। अब ये बताओ, 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव खत्म, तो बचा क्या, 2994 अपान 145 बचा है। अब ऐसा यहां सेट कर लें, सवाल का उत्तर हो जाएगा। 1 अंक से दशमलव हटाकर ऊपर 10 से गुणा कर देते हैं। ये देखो बच गया कि नहीं बच गया, बच गया। ये 10 हटा के बटे में कर देंगे, 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे, 17.2 सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या चाहिए भाई। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है, यही तो है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। कह रहा 2 अंकों की सबसे, देखो सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या, तो सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या क्या होती है, 10। कह रहा इनके बीच अंतर, तो भैया यहाँ 9, यहाँ 8 और यहाँ 9, 989 सवाल का उत्तर हो जाएगा, 989। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है कि 2/3 का प्रतिशत रूप जब भी किसी संख्या का 2/5 है, 2/5 है, जब भी प्रतिशत रूप में बदलना है तो 100 से गुणा करना है। 5 दूनी 10 और 20 दूना 40 प्रतिशत सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा यदि x और y सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं वह संख्या होती हैं जो आपस में एक दूसरे, यानी जो एक दूसरे से मासा केवल एक छोड़ती हैं और कोई संख्या ना हो। यानी जैसे 5 और 12 ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। अगर 7 और हम कहते हैं 13 ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। 19 और 38 ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि 19 दूना 38 ये सहअभाज्य संख्याएं होती है जिनका मासा 1 होता है। और इनका जब भी एलसीएम निकालना होता है तो इनका खुद का गुणनफल होता है। तो यानी x और y सहअभाज्य संख्याएं, इनका एलसीएम क्या होगा, x इंटू y होगा। अगला सवाल, ये बातें आपको समझ में आ गई। प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि ये पूरे 30 प्रश्न जो ग्राफ से और 5 क्वेश्चन जनरल मैथ से और 5 क्वेश्चन रीजनिंग से जो आए थे आपको समझ में आएंगे। एक प्रश्न यहाँ पर कहीं और दिया था पारा करके, पारा धातु, एक भैया तरल धातु है, इसलिए जो है यहाँ सवाल नहीं आपको दिखा होगा। रीजनिंग का जो एनालॉजी का सवाल था तो उसे आप समझ लीजिएगा, लेकिन इस वीडियो से आपका बहुत ही फायदा होने वाला है यदि आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखे होंगे। प्यारे साथियों, यह वीडियो आपको आशा करते हैं अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अपने मित्रों को जरूर शेयर करें ताकि उन तक भी ये सूचनाएं पहुंच सके और वो भी अपना पेपर कल अच्छा से अच्छा कर पाएं। मिलते हैं आपसे पुनः फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।